रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड मोमेंटम, प्रॉपर टाइम और प्रॉपर वेलोसिटी डिफाइन करने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है। और इधर से पहले हम मोमेंटम डिफाइन करेंगे, फिर एनर्जी की तरफ देखें जाएंगे और देखेंगे कि ये दोनों को इकट्ठा रखा जा सकता है एक ही फोर वेक्टर में। और फिर देखेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ें कंजर्व रहती हैं और क्या चीज़ें हमारे पास इनवेरिएंट रहती हैं। ठीक है, क्वांटिटीज इन दोबारा इन चीज़ों को रिविजिट करेंगे। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेटिविटी इट इज़ एसेंशियल दैट वी यूज़ प्रॉपर वेलोसिटी। तो प्रॉपर वेलोसिटी यूज़ करने का हमें फ़ायदा ये है कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। अगर आप ऑर्डिनरी वेलोसिटी यूज़ करें तो मोमेंटम हमारा यहाँ पे कंजर्व नहीं रहता। इसके ये एक छोटा सा प्रूव है जो कि प्रॉब्लम में है, तो वो आप देख लेंगे कि अगर आप मोमेंटम डिफाइन करें ऑर्डिनरी वेलोसिटी से एम यू, मतलब एम को मल्टीप्लाई करें यू से, तो आपके पास कंजर्वेशन होल्ड नहीं करेगी। लेकिन अगर आप ईटा जो कि प्रॉपर वेलोसिटी है वो मल्टीप्लाई करें एम के साथ, तो हमारे पास जो मोमेंटम ऐसे डिफाइन होता है वो कंजर्व रहता है। तो इसे हम कहेंगे रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। तो ये बेसिकली हमारे पास स्पेशल पार्ट है ऑफ फोर वेक्टर का। ठीक, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये ईटा है, तो ईटा की जगह पे अगर आप ईटा फोर वेक्टर रख दें तो मोमेंटम भी हमारे पास इसी फोर वेक्टर बन जाएगा। उस तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, होगा जैसे कि हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। सो पी इज़ द स्पेशल पार्ट ऑफ फोर वेक्टर। और एक ऑब्वियस इन्वेस्टिगेशन है कि अगर आपके पास फोर वेक्टर है मोमेंटम का, पी म्यू इज इक्वल टू एम ईटा म्यू, तो इसका टेम्पोरल का पार्ट क्या होगा। स्पेशल पार्ट तुम्हारे पास ये आ गया, इसका टेम्पोरल पार्ट होगा पी नॉट इज इक्वल टू एम ईटा नॉट। और ईटा नॉट की हमें वैल्यू हमारे पास पिछले लेक्चर से हम देख चुके हैं, वो है सी ओवर स्क्वायर रूट वन माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो ये मेरा टेम्पोरल कंपोनेंट है। आइंस्टाइन ने इस टर्म को, जो ये एम ओवर स्क्वायर रूट वन माइनस टू स्क्वायर और सी स्क्वायर है, इसको एक स्पेशल नाम दिया और इसे कहा कि ये रिलेटिविस्टिक मैथ है। जबकि यहाँ पे एम हमारे पास है, डिनोट कर रहा है वो रेस्ट मैथ को। ठीक, और अगर आप इस टर्मिनोलॉजी को यूज़ करें और इस नोटेशन को यूज़ करें तो फिर आप मोमेंटम सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं कि इसका जो टेम्पोरल कंपोनेंट होगा वो पी नॉट इज इक्वल टू एम रिलेटिविस्टिक इंटू सी, और जो स्पेशल कंपोनेंट्स होंगे वो पी इज इक्वल टू एम रिलेटिविस्टिक इंटू यू। तो ये बिल्कुल जिस हमारे पास मोमेंटम मैकेनिक्स में यूज़ होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में, उसी फॉर्म ये इख्तियार कर लेगा अगर आप रिलेटिविस्टिक मैथ्स की नोटेशन यूज़ करते हैं। लेकिन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी ज़्यादातर जाती है रिलेटिविस्टिक एनर्जी की तरफ। तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी हमारे पास है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट वन माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। और अगर आप इसी तरह इसको यानी इस एनर्जी के एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए मोमेंटम का टेम्पोरल कंपोनेंट डिफाइन करें, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास टेम्पोरल कंपोनेंट है एम सी ओवर स्क्वायर रूट वन माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर है। जबकि एनर्जी के केस में यहाँ पे हमारे पास सी स्क्वायर है, बाकी सारा कुछ सेम है। तो अगर आप एनर्जी को सी से डिवाइड करें तो आपके पास मोमेंटम फोर वेक्टर का टेम्पोरल कंपोनेंट आ जाता है। तो पी म्यू को हम कहते हैं एनर्जी मोमेंटम फोर वेक्टर। और इसमें एक और बात नोट करने की है, वो ये कि जब अगर आप यू यानी कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो पुट करें तो आपके पास स्टिल एनर्जी नॉन ज़ीरो आती है। यानी कि यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दे तो वन माइनस ज़ीरो वन और स्क्वायर रूट वन आपके पास वन आएगा। सो वो तो एक्सप्रेशन आपके पास बच जाएगा, वो ये है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और इसको हम कहते हैं रेस्ट मैस एनर्जी। ठीक है, रेस्ट एनर्जी, कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उससे जो एनर्जी एसोसिएट है वो रेस्ट एनर्जी है। अब ये हमारे पास कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, तो ये उसकी टोटल एनर्जी ई है, टोटल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी में से वो एनर्जी अगर आप निकाल दें जो कि रेस्ट एनर्जी है, रेस्ट एनर्जी को निकाल दें टोटल में से, तो बाकी आपके पास रह जाएगी वो एनर्जी जो कि उसकी ऑब्जेक्ट की मोशन से एसोसिएट है। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन है कि मैंने टोटल एनर्जी से जो रेस्ट मैस एनर्जी निकाल दी, और बाकी मेरे पास जो एनर्जी रहेगी वो हम एसोसिएट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट कर सकते हैं मोशन से। तो ये काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस एम सी स्क्वायर। ई का एक्सप्रेशन यहाँ से ये पुट कर दें, एम सी स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट वन माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर आ जाएगा। और आप एम सी स्क्वायर को कॉमन ले लें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बचेगा।
तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि आप ई काइनेटिक इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इंटू गैमा माइनस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, गैमा। अच्छा, अब अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या ये अप्रोक्सीमेशन में कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट है, तो क्या ये हमारे प्रीवियस रिजल्ट मिलते हैं, इससे हमें प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है 1/2 mv² वो हासिल होता है नहीं होता, तो उसके लिए हम अप्रोक्सीमेशन पुट करते हैं। तो mc², और ये जो टर्म थी मैं इसको ऊपर ले गया, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में -1/2, और यहाँ पे आप बायनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करते हुए इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यू स्क्वायर और सी स्क्वायर जो है इस अप्रोक्सीमेशन में बहुत ही स्मॉल टर्म है, तो इस वजह से आप बायनोमियल एक्सपेंशन यूज़ कर सकते हैं। तो बायनोमियल एक्सपेंशन हमारे पास आएगी 1 - -1/2, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और यू स्क्वायर और सी स्क्वायर है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास इस तरह आ जाएगी 3 यू पावर 4 ओवर 8 सी पावर 4 प्लस प्लस एंड सो ऑन, और -1 मेरे पास ये फार्मूले का ये जो एक्सप्रेशन -1, तो -1 और -1 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके पास ई काइनेटिक एनर्जी बचेगी 1/2 mU² प्लस 3/8 mU⁴/c²। ठीक है, क्योंकि तो ये mc² को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी एक सी स्क्वायर के साथ एक कैंसिलेशन हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी की जो लीडिंग टर्म है हमारे पास वो ये है 1/2 mU²। तो यहाँ से आपने देख लिया कि लो एनर्जी डोमेन में ये जो फार्मूला है हमारे पास दोबारा वही बन जाता है जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास रिजल्ट है। So in every closed system, the total relativistic energy and momentum are conserved। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है जो कि relativistic मैकेनिक्स में ट्रू है कि इन एवरी क्लोज सिस्टम द टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व। तो ये दो क्वांटिटीज कंजर्व रहती हैं, एनर्जी और मोमेंटम। तो इन दोनों चीज़ों को रिलेटिविस्टिक एनर्जी बेसिकली आप अगर कहें, रिलेटिविस्टिक एनर्जी और मोमेंटम, तो हम इन प्रॉब्लम्स को, इन दोनों रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए जो अननोन क्वांटिटीज़ हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब अगर आप बात करें कि क्या चीज़ें कंजर्व हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं, तो रिलेटिविस्टिक मैथ जो है वो एक कंजर्व क्वांटिटी है, लेकिन रेस्ट मैथ हमारे पास कंजर्व नहीं है। ठीक है, जो वो हमारे पास एक्सप्रेशन इज इक्वल टू mc² की मैथ जो है आपके पास रेस्ट मैथ आपका कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी में। ठीक है, एनर्जी मैथ में, तो ये हमारे पास कंजर्व नहीं रहेगा रेस्ट मैथ। तो एक चीज़, दो चीज़ें दोबारा डिफाइन कर लें ताकि हम दोबारा रिविजिट कर सकें क्वांटिटीज़ पे कि कौन सी चीज़ें कंजर्व हैं और कौन सी चीज़ें यहाँ पे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में कंजर्व नहीं है। तो डेफिनेट डिफाइन कर लें उससे पहले हम इनवेरिएंट हम कहते हैं सेम वैल्यू इन ऑल इनिशियल फ्रेम। तो एक वैल्यू जो आप एक फ्रेम में मेजर करते हैं, तो आप दूसरे रेफरेंस फ्रेम में जाएं तो आपको एग्जैक्टली यही वैल्यू मिले, तो हम कहते हैं ये क्वांटिटी जो है इनवेरिएंट है। दूसरी कंजर्व है। कंजर्व क्वांटिटी को डिफाइन किया जाता है कि सेम वैल्यू बिफोर एंड आफ्टर सेम सम प्रोसेस। कोई आपके पास प्रोसेस होता है तो आप प्रोसेस से पहले भी जो वैल्यू है वो जो मेजर करते हो वही आपके पास प्रोसेस के बाद भी वैल्यू हासिल होती है। तो इसको हम कहते हैं कंजर्व क्वांटिटी, जैसे कि हमारे पास मोमेंटम है। तो ये कुछ मेरे पास लिस्ट है कि वो मैथ्स हमारे पास इनवेरिएंट तो है कि एक जगह पे आप मैथ्स देखोगे, जो कैलकुलेट करोगे या मेजर करोगे, आप पास आएगा दूसरे इनिशियल फ्रेम में भी आपके पास वही वैल्यू आएगी, लेकिन कंजर्व नहीं है क्योंकि एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, इसके बरक्स एनर्जी जो है हमारे पास इनवेरिएंट नहीं है। ठीक है, इनवेरिएंट नहीं है हमारे पास कि रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड, तो रेफरेंस फ्रेम इनिशियल रेफरेंस फ्रेम पे एनर्जी डिपेंड करेगी, लेकिन ये है कंजर्व कि जो एनर्जी हमारे पास किसी प्रोसेस से पहले होगी वही प्रोसेस के बाद भी उतनी ही एनर्जी हमारे पास होगी। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास ये क्वांटिटी इनवेरिएंट भी है। आप किसी भी रेफरेंस फ्रेम में अगर आप जाते हैं तो प्रोटॉन का चार्ज आपको +1 e ही मिलेगा। और कंजर्व है कि आपके पास कोई भी प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस से पहले जितना चार्ज होगा उतना ही प्रोसेस के बाद होगा। वेलोसिटी ये ऐसी क्वांटिटी है जो ना इनवेरिएंट है और ना कंजर्व है, नेचर रेफरेंस फ्रेम में डिपेंड करती है। और प्रोसेस के एक प्रोसेस स्टार्ट होता है तो जो प्रोसेस पहले है हो सकता है कि उस प्रोसेस के
बाद वो वेलोसिटी ना हो, जैसे कि बॉडीज कोलाइड करती हैं। ठीक। तो अब अगर आप एक और चीज़ देख लें कि मैं स्केलर प्रोडक्ट अगर कैलकुलेट करूँ पी म्यू का, तो वो क्या आएगा हमारे पास। तो पी म्यू जो स्केलर प्रोडक्ट लेंगे इंस्टेंट समेशन कन्वेंशन के मुताबिक एक कोवेरिएंट और काउंटर वेरिएंट के दरमियान में आएगा प्रोडक्ट होगा। और ये हमारे पास रिजल्ट है एम स्क्वायर, एम ईटा म्यू और ईटा म्यू। तो ये हम क्वांटिटीज़ पिछले लेक्चर में कहीं कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा, एक तो इसका टेम्पोरल कंपोनेंट है और दूसरा मेरे पास इसका आ जाएगा स्पेशल कंपोनेंट। ये स्पेशल कंपोनेंट और ये टेम्पोरल कंपोनेंट। तो ये ईटा का प्रोडक्ट है। तो अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें और ये एलसीएम लें, तो आपके पास बाकी रह जाएगा, आप क्या देख सकते हैं इसे, वो रह जाएगा आपके पास माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर। हाँ, तो ये हम देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि ईटा का जो डॉट प्रोडक्ट है, फोर वेक्टर ईटा का प्रॉपर वेलोसिटी का, वो सिर्फ आता है माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, एम स्क्वायर साथ में मल्टीप्लाई हुआ है। ये तो एक साइड की आपके पास कैलकुलेशन होगी। अब अगर मैं पी का डॉट प्रोडक्ट लूँ इन टर्म्स ऑफ टेम्पोरल और स्पेशल कंपोनेंट, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये टेम्पोरल कंपोनेंट है साथ नेगेटिव आ जाएगा, और ये स्पेशल कंपोनेंट के दरम्यान में डॉट है। तो ये इस पी नॉट की जगह पे ई और सी आ जाएगा। टेम्पोरल कंपोनेंट याद होगा आपको, पी नॉट इज इक्वल टू ई और सी है। तो ई और सी पुट कर दिया मैंने, स्क्वायर इसके साथ है। पी डॉट पी हमारे पास बन जाएगा पी स्क्वायर बन जाएगा। और थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद आप देख सकेंगे कि ई स्क्वायर आपके पास रिजल्ट है, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी पावर 4। तो एक ये हमारे पास यूजफुल रिजल्ट है जो कैलकुलेशन में हमें हेल्प आउट करेगा। तो प्रॉब्लम नंबर है 12.29। और प्रॉब्लम नंबर 12.29 में हमसे पूछा गया है, इफ़ अ पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी इज एन टाइम्स स्ट्रेस एनर्जी, व्हाट इज इट्स स्पीड। तो किसी पार्टिकल एनर्जी की पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो एन टाइम्स ऑफ इट्स रेस्ट एनर्जी है, तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो सिंपल फार्मूला है हमारे पास, जो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे मैंने रेस्ट एनर्जी और साथ एन, यानी कि एन टाइम रेस्ट एनर्जी पुट कर दिया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे, और ये एक्सप्रेशन की राइट हैंड साइड है। यहाँ पे ब्रैकेट में एज इट इज़ ये वैल्यू आएगी जो ऊपर है। तो एम सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, यू के लिए सॉल्व करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एट द रिजल्ट आएगा स्क्वायर रूट एन इंटू एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन इंटू सी है। ठीक, ये सिर्फ हमारे पास सिंपल अलजबर है जो मैंने यू के लिए सॉल्व किया। अब एक प्रॉब्लम है, सपोज यू हैव अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स all moving in the extraction with energies E1, E2, E3 and momentum P1, P2, P3 and so on. Find the velocity of the center of momentum frame in which the total momentum is zero. ठीक है, हमारे पास कई सारे पार्टिकल्स हैं, उनकी एनर्जीज गिवन है, उनके मोमेंटम्स गिवन है। तो हमें ये कहा गया है कि आप रेस्ट फ्रेम सेंटर ऑफ जो सेंटर ऑफ मोमेंटम फ्रेम फाइंड करें जिसमें हमारे पास मोमेंटम जो है वो ज़ीरो है। तो ये रहा मेरे पास टोटल एनर्जी और ये रहे मेरे पास टोटल मोमेंटम। तो मैं यूज़ करूँगा एक, मुझे चाहिए एक रेफरेंस फ्रेम जिसमें मेरे पास टोटल मोमेंटम ज़ीरो। तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज़ की है, पी टी बार बस एस बार फ्रेम है इज इक्वल टू गैमा पी टी टोटल मोमेंटम माइनस ये मोमेंटम कंटेम्पोरल कंपोनेंट पी नॉट है इधर, तो पी नॉट की जगह पे ई टी ओवर सी पुट कर दिया। तो ये ज़ीरो होना चाहिए, मुझे ऐसे रेफरेंस फ्रेम की तलाश है। तो बी बीटा इज इक्वल टू वी ओवर सी है, हमें ऑलरेडी पता है। तो अब अगर आप ये जो एक्सप्रेशन है इक्वल टू ज़ीरो के गैमा को उस तरफ ले जाएं तो ज़ीरो हो जाएगा, बाकी हमारे पास सी रह जाएगा पी टी माइनस बीटा ई टी ओवर सी। और इसको अगर मैं माइनस को इस तरफ ले जाऊँ तो ये प्लस हो जाएगी वैल्यू, सी पी टी इज इक्वल टू बीटा ई टी बन जाएगा मेरे पास। और यहाँ से मैं बीटा को अलग कर सकता हूँ, बीटा इज इक्वल टू सी पी टी ओवर ई टी रह जाएगा। तो बीटा की जगह पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी वी ओवर सी। ठीक है, बीटा की जगह पे वी ओवर सी, और सी को आप जो डिवाइड होगा उस तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा आपके पास सी स्क्वायर पी टी ओवर ई टी। तो ये रही मेरे पास वेलोसिटी। अगर मेरे पास रेफरेंस फ्रेम जिसकी वेलोसिटी ये हो, तो इसमें मेरे पास जो टोटल मोमेंटम होगा वो ज़ीरो होगा, सी स्क्वायर पी वन प्लस पी टू प्लस एंड सो ऑन ओवर ई वन प्लस ई टू प्लस एंड सो ऑन। तो ये रही मेरे पास वेलोसिटी, ये डिजायर क्वांटिटी जो कि प्रॉब्लम में कही गई थी।